मैंने आपसे प्रॉमिस किया था दोस्तों, आपको एसिडोसिस का फार्मूला बताऊंगा। ये एसिड क्योर फार्मूला है दोस्तों, ये बैस है। जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन लोगों को पता है, मैंने जब वहां पर बैस बताया था पुराने समय में, तो वहां पर बहुत सारे चेंज किए थे। जब फर्स्ट टाइम बताया था C3 का उपयोग किया था, सेकेंड टाइम बताया C6 का उपयोग किया, अभी थर्ड टाइम का प्रोटोकॉल बता रहा हूं, यहाँ पर S6 का प्रयोग किया है दोस्तों। S2 S10 S6 वर्टू BW का प्रयोग किया है। और रेशियो क्या है ये मैंने आपको ग्रुप में भी डाल दिया, आपके पास है। अब आप इसको प्रूफ कीजिए दोस्तों। ये आपको D6 में देना है, ठीक है, आपको D6 में देना है, नेगेटिव में देना है और रिजल्ट लेकर बताना है दोस्तों। ये बहुत अथेंटिक हो रहा है, बहुत बढ़िया रिजल्ट टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। आप ट्राई कीजिएगा, D5 या D6 में चलाइएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। चलिए इस फार्मूले को आज आप जब एसिडोसिस का प्रोसेस में आपको समझाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि मैं किस तरह से फार्मूले इसको जनरेट किया हूं और क्यों, किसका कितना कितना ml क्यों मिलाया हूं, ये आपको खुद को समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, एडिशन डिसीज की बात करते हैं दोस्तों। एडिशन डिसीज एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिसीज होती है दोस्तों। और कॉम्प्लिकेटेड डिसीज क्यों होती है? क्योंकि किडनी के ऊपर एक ताज होता है जिसको हम बोलते हैं सुप्रारेनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो एक तरीका होता है हमारी बॉडी का जिसके माध्यम से बॉडी अपने को बैलेंस करके रखती है दोस्तों, जिसमें केमिकल मैसेंजर्स होता है दोस्तों, जिसे हम हार्मोन कहते हैं। और ये हार्मोन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को बॉडी के रेगुलेट करने का काम करता है। ये ग्रोथ के लेवल पर काम करता है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड की बात करो तो क्या स्मॉल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, जो कि प्रत्येक किडनी यानी दोनों किडनी के ऊपर पाई जाती है दोस्तों। ये ग्लैंड जो हार्मोन बनाती है, ये हार्मोन हेल्दी लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल होता है। अगर हमें लगातार इस हार्मोन की उपलब्धता नहीं होगी, आप मान के चलिएगा आपके बॉडी में बहुत सारे स्ट्रेस की कंडीशन डेवलप होगी, बहुत सारी चीजें आपको वहां पर अफेक्शन के रूप में देखने को मिलेगी और ये हेल्दी लाइफ के लिए बहुत नुकसानदायक होगी। इसीलिए जब ये ग्लैंड नॉर्मल हार्मोन को सिक्रेट करती रहती है, आपको याद होगा कार्टिसोल, मिनरलोकार्टिकॉइड, ग्लूकोकार्टिकॉइड, कार्टिसोल, है ना, ये जो होते हैं ना स्ट्रेस हार्मोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों, जो लगातार हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजों से बॉडी को बैलेंस करके रखते हैं, बॉडी की सुरक्षा बनाते हैं दोस्तों। जब ये इन हार्मोन को पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाता है दोस्तों, तब एडिशन डिसीज उत्पन्न हो जाती है। यानी आप एडिशन डिसीज की बात करते हो तो एक बहुत रेयर कंडीशन होती है, हर किसी में देखने को नहीं मिलती दोस्तों, लेकिन जिसको देखने को मिलती है उसकी लाइफ थ्रेटनिंग होती है दोस्तों, यानी बहुत डेंजर में हो जाता है। ये किसी भी एज में, मेन या वुमेन, दोनों को हो सकता है दोस्तों। ऐसा व्यक्ति जिसके साथ में एडिशन डिसीज होती है, उनमें मेडिकेशन के साथ दोस्तों हार्मोनल लाइफ भी वो जी सकता है। ठीक है, हार्मोनल लाइफ कहने का मतलब है अगर वहां पर एक्स्ट्रा आप कोई चीज अवेलेबल करा रहे हैं हार्मोन्स के रूप में, तो वो नॉर्मल लाइफ भी जी सकता है। लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारे प्रिकॉशन करने की जरूरत होती है। इसीलिए कहा जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्यूर वाला फार्मूला एडिशन डिजीज में बहुत बढ़िया तरीके से लागू होता है दोस्तों। एडिशन डिसीज जो होती है जिसे प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी कहते हैं दोस्तों, प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी कहते हैं। और ये एड्रिनल ग्लैंड पर्याप्त मात्रा में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन को नहीं बना पाता है दोस्तों। और आपको मालूम है कॉर्टिसोल का फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, या ये कहें प्राय अक्सर कम मात्रा में इससे रिलेटेड हार्मोन जिसे हम एल्डोस्टेरॉन कहते हैं, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन कहते हैं दोस्तों, उसको भी नहीं बना पाता है। ठीक है, इसीलिए कॉर्टिसोल का अगर आप मुख्य फंक्शन देखते हो दोस्तों, तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस को, किसी भी प्रकार के तनाव को कंट्रोल करने का काम करता है दोस्तों, यानी स्ट्रेस के प्रति बॉडी में रिस्पॉन्ड में मदद करता है। और ये बॉडी के अलावा, इसके अलावा भी बॉडी को रेगुलेट करने का काम करता है, ताकि हमारी बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का यूजेस करने में मदद मिल सके दोस्तों। अर्थात ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करता है और कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन को मेंटेन करने में भी मदद करता है। साथ ही साथ अगर आपको देखा जाए आपकी बॉडी में, याद रखिए दोस्तों, यही एक फंक्शन को देखकर मॉडर्न साइंस कार्टिकोस्टेरॉइड का बहुत ज्यादा क्वांटिटी में दोस्तों, गर्म पानी 3 गिलास, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों
कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन को मेंटेन करने में मदद करता है, और साथ ही साथ जब आप देखोगे दोस्तों इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है। और इसी एक वर्ड को नाप तोल करके मॉडर्न साइंस कार्टिकोस्टेरॉइड का भरपल्ले उपयोग करता है। दोस्तों आप देखो कितना उपयोग किया जाता है, हर डिसीज को कंट्रोल करने के लिए क्या देते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड। किसी को भी देखो कार्टिकोस्टेरॉइड, आप देखो कैसे फूल जाता है पेशेंट। आप लोगों ने देखा होगा जब कार्टिकोस्टेरॉइड लिया जाता है तो देखो कितने हार्मोन्स बनते हैं उसमें, और वो एबनॉर्मल हार्मोन्स के कारण आदमी एकदम मोटा हो जाता है। और जैसे ही कार्टिकोस्टेरॉइड छोड़ा जाता है दोस्तों पहले से भी ज्यादा दुबला हो जाता है दोस्तों। इसीलिए आपको याद रखना है एल्डोस्टेरोन किडनी की, अगर आप देख रहे हो किडनी को बॉडी में साल्ट और वाटर के अमाउंट को रेगुलेट करने में मदद करता है दोस्तों। यानी एल्डोस्टेरोन का रोल देखिए आप, किडनी में क्या कर रहा है, किडनी में बॉडी में साल्ट और वाटर की अमाउंट को रेगुलेट करने में मदद करता है। और यही कारण है दोस्तों मुख्य रूप से जो ब्लड वॉल्यूम होता है उस ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करने का काम करता है। और यही कारण है दोस्तों ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद करता हुआ देखा जाता है। दोस्तों यही कारण है जब एल्डोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा लो हो जाता है तब किडनी में, दोस्तों याद रखिएगा, जब एल्डोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा लो हो जाता है तब किडनी साल्ट और वाटर को लेवल को बैलेंस करने में मदद करती है, वो नहीं कर पाती है दोस्तों। ठीक है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो जब किडनी साल्ट और वाटर लेवल को बैलेंस करने में जो मदद करती है और वो नहीं कर पा रही है, क्यों, क्योंकि एल्डोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है, और इसी कारण ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप हो जाता है। दोस्तों जब इस कंडीशन में S1A1RE का रोल होता है, तो यहां पर जब हम किसी प्रकार की कंडीशन जब लो बीपी के लेवल पर काम करते हैं तो ये प्रूफ होता है कि S1A1RE का प्रयोग कितना स्ट्रांग हो जाएगा किडनी के लेवल पर ब्लड फ्लो को मेंटेन करने में दोस्तों। ठीक है, इसीलिए दोस्तों जब आप एडिशन डिसीज के कॉजेस के लेवल पर जाओगे तो एडिनल डिसीज में डैमेज होने के द्वारा एडिशन डिसीज कॉज होती है। यानी सुप्रारीनल ग्लैंड या एडिनल ग्लैंड में किसी प्रकार का लीजन हो जाए, किसी प्रकार का डैमेज हो जाए, इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों वहां पर ये कंडीशन एडिशन डिसीज के रूप में डेवलप होती है। अगर आपको यहां पर नजर आ रहा है कि यहां पर अगर कार्टिसोल हार्मोन की मात्रा प्राय नहीं बन रही हो या एल्डोस्टेरोन की पर्याप्त मात्रा वहां पर बन पाती है दोस्तों, यानी नहीं बन पाती है, तो ऐसी कंडीशन में एड्रिनल ग्लैंड्स हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड का एक पार्ट होती है दोस्तों, यानी ये भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत आती है। तो ये हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है वो हमारी बॉडी में दोस्तों वर्चुअली सभी ऑर्गन, याद रखिएगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सभी ऑर्गन के टिश्यू और उसके स्ट्रक्चर को इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं दोस्तों। तो अब आप सोचिए कि जब एड्रिनल ग्लैंड से आपकी पूरी बॉडी के टिश्यू और उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को इंस्ट्रक्शन प्राप्त होती रहती है, तो जब ये हार्मोन नहीं बनेगा तो क्या होगा दोस्तों, जब ये हार्मोन नहीं बनेगा आप मान के चलिएगा वहां पर हार्मोनल इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल पाएगी, और वो नहीं मिल पाएगी तब क्या होगा, क्या हमारी बॉडी बैलेंस कर पाएगी, बिल्कुल नहीं, एसिडोसिस के लेवल को भी बैलेंस नहीं कर पाएगी। इसीलिए दोस्तों जब एड्रिनल ग्लैंड की बात करेंगे दो सेक्शन में आप इसको कंपोज कर सकते हो, एक मेडुला एक कॉर्टेक्स। ठीक है, जो इंटीरियर होता है अंदर की तरफ जो पार्ट होता है दोस्तों उसको हम मेडुला कहते हैं, और ये एड्रिनलिन लाइक हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। याद रखिएगा दोस्तों जो इंटरनल मेडुला होती है, इंटीरियर मेडुला होती है, एड्रिनलिन होता है, एड्रिनलिन लाइक हार्मोन को सीक्रेट करती है, और जो आउटर लेयर होती है जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं एक हार्मोन के ग्रुप को प्रोड्यूस करती है जिसको हम बोलते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, कार्टिकोस्टेरॉइड जो ग्रुप होता है उन ग्रुप्स के हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करती है। इसीलिए दोस्तों यहां पर हमें स्पेशल, अगर आप रीनल ग्लैंड के फंक्शंस की बात करते हैं, रीनल ग्लैंड के बात करते हो तो आपको क्लियरली इंडिकेट होना चाहिए रीनल ग्लैंड या किडनी से रिलेटेड, किडनी की सुप्रा रीनल ग्लैंड से रिलेटेड तीन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और याद रखिए एंड्रोजन। ठीक है, ये तीन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं दोस्तों। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या काम करता है हमने पहले भी पढ़ा है दोस्तों, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है दोस्तों ये हार्मोन जिसमें कार्टिसोल इंक्लूड होता है, ये बॉडी की फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको इन्फ्लुएंस करने का काम करता है।
और जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के बाद इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स में एक मेजर रोल प्ले करता है और हमारी बॉडी को स्ट्रेस से रिस्पॉन्ड करने में मदद मिलती है। अर्थात इसीलिए कार्टिकोस्टेरॉइड का जब कार्टिसोल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंटली बहुत ज्यादा क्वांटिटी में किया जाता है, जिससे हम हर प्रकार के इम्यूनिटी के लेवल को, स्ट्रेस के लेवल को वहां पर मोटिवेट कर पाते हैं, हमारी बॉडी उससे लड़ पाती है और इसी कारण से दोस्तों स्ट्रेस से रिस्पॉन्ड करने में हमें बहुत इजीली मदद मिल जाती है दोस्तों। यही कारण मिनरलोकार्टिकॉइड पे अगर हम देखें दोस्तों, तो ये हार्मोन जिसमें एल्डोस्टेरोन बॉडी में इंक्लूड होता है, वो सोडियम और पोटेशियम को बैलेंस करने में मदद करता है दोस्तों, ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सके। ठीक है, अब याद रखिए मिनरलोकार्टिकॉइड सोडियम और पोटेशियम को बैलेंस करता है ताकि ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो सके। तो जब आप ब्लड प्रेशर किसी को बहुत ज्यादा बढ़ गया, आपने सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट कराया, आपने देखा कि वहां पर सोडियम और पोटेशियम का लेवल में डिफरेंस नजर आ रहा है। ठीक है, क्या करोगे, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, आप वहां पर H6C6L1B को D6 में दे दीजिएगा, किसी भी कारण से सोडियम पोटेशियम अप एंड डाउन होगा, बिल्कुल नॉर्मल कैटेगरी में आ जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज ये मेडिसिन डायरेक्टली रीनल ग्लैंड और सुप्रा रीनल ग्लैंड के लेवल पर वहां पर डायरेक्टली काम कर रही है। और इसीलिए जब सोडियम और पोटेशियम लेवल की हम बात कर रहे हैं, सोडियम और पोटेशियम लेवल को बैलेंस करने में H6C6L1B का D6 में बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इसीलिए यहां पर ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरलोकार्टिकॉइड का रोल आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तीसरी बात करते हैं एंड्रोजन की दोस्तों। जब हम एंड्रोजन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये मेल सेक्स हार्मोन होता है। याद रखिएगा, एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन होता है और स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस रहता है दोस्तों। मेन और वुमेन दोनों में एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है। ये मेन में याद रखिएगा दोस्तों, जब आप किसी भी प्रकार से जिन लोगों ने इनफर्टिलिटी की क्लास क्लियर की है, उन लोगों को मैंने बहुत सारी चीजें समझाई थी दोस्तों, उनको पता है मेन में सेक्सुअल डेवलपमेंट को कॉज करने का काम करता है। आपकी मसल्स ले लो, ठीक है, आपके बॉडी का मास ले लो, आपका सेक्स ड्राइव यानी आपकी सेक्सुअल लिबिडो जो होता है, यानी आप में कितना दम है, एक पुरुषत्व कितना है, वो चीजें यहां पर दोस्तों इसी एंड्रोजन के कारण आपको देखने को मिलती है। और यही कारण है ये डायरेक्टली सेक्स ड्राइव यानी लिबिडो को भी इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। और यही कारण है दोस्तों, एक मेन को एक वुमेन को दोनों में वेल बीइंग की सेंस लाने के लिए, एक अच्छा महसूस करने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए एंड्रोजन का पीक लेवल बैलेंस के रूप में हमारी बॉडी में होना चाहिए। तो ये ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरलोकार्टिकॉइड, एंड्रोजन जब ये रेल करते हैं दोस्तों, तो इनका इफेक्ट आपको बॉडी में देखने को मिला एडिशन जीसस के लेवल पर। और जब आपका ये तीनों इम्बैलेंस हो गए, ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरलोकार्टिकॉइड और एंड्रोजन का प्रॉपर वहां पर सिक्रेशन नहीं हुआ, तब आपकी बॉडी में एडिशन डिसीज डेवलप होती है। और ऐसे व्यक्ति जिसको एडिशन डिसीज डेवलप हो जाएगी, उनमें बहुत सारे सिम्टम एक्सपीरियंस होते हैं जो अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट और मतलब जो डेवलपमेंट होता है उस आदमी का, उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति को जिनको एडिशन डिसीज है जब उनमें देखते हो दोस्तों, तो सबसे पहला सिम्टम किसमें मिलेगा, जो मैंने आपको अभी एंड्रोजन के लेवल पर बताया था दोस्तों, मसल्स में वीकनेस। वीकनेस इन द मसल्स इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी सिम्टम फॉर एडिशन डिसीज दोस्तों। सेकेंड होता है फटीग एंड टायर्डनेस। जब मसल्स का वीकनेस होगा तो उसके साथ में अकॉर्डिंग होता है दोस्तों फटीग और टायर्डनेस, एकदम थकान बनी रहेगी दोस्तों। कई बार पेशेंट आकर बोलता है, सर देखो हमारा शरीर काला पड़ता जा रहा है। याद रखिएगा इस वर्ड को दोस्तों, हमारा शरीर काला पड़ता जा रहा है, इसका मतलब इसकी किडनी और सुप्रारीनल ग्लैंड के लेवल पर जो हार्मोन्स बन रहे थे वो प्रॉपर हार्मोन्स बनना बंद हो गए या कम हो गए, और इसी के कारण उसका शरीर डार्क पड़ने लग गया है। यानी आप ऐसे केसेस में H6C6L1B को D6 में दे दीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन याद रखिएगा ऐसे केसेस में आपको स्पेशल जो ये प्रोटोकॉल मैंने बताया है, ये प्रोटोकॉल बहुत सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर सेल्यूलर प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही है, यहाँ पर हार्मोनल प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही है, तो बगैर C1 के आप प्रोटोकॉल जनरेट नहीं कर पाएंगे दोस्तों। कई बार वेट लॉस या डिक्रीज एपेटाइट आपको कॉमन रूप से देखने को मिलती है दोस्तों। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि वजन कम हो रहा है, साथ में डिक्रीज एपेटाइट यानी भूख कम लग रही है।
अब जब भूख कम लगेगी तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो वेट कैसे बढ़ेगा दोस्तों? आपके वेट जितना जमा हुआ है फैट, आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो जमा हुआ है धीरे धीरे गलना शुरू होगा और आपका शरीर टूटना शुरू हो जाएगा, इसलिए वेट लॉस हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर एडवर्स इन हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर, यहाँ पर डेफिनेटली हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में वहां पर एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा, परिवर्तित रूप आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इसीलिए जब ऐसे केसेस आएंगे तो किडनी से जब आपको शुगर का लेवल की बात होगी तो लो ब्लड शुगर लेवल आपको देखने को मिलेगा, यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में शुगर का उपयोग हो जाएगा तो लो ब्लड शुगर लेवल आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा। यहाँ पर फेंटिंग स्मेल देखने को मिलती है दोस्तों, यानी फेंटिंग स्मेल, आप जब वहां पर फेंटिंग स्पेल की बात कर रहे हो तो जो आप बातचीत करना चाह रहे हो वो भी प्रॉपर बातचीत आपको वहां पर नजर नहीं आएगी दोस्तों, यानी आप जब बोलोगे स्पेलिंग में मिस्टेक आपको नजर आएगी दोस्तों, और कई बार वहां पर कोऑर्डिनेशन आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा जब ये कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, माउथ में सोर्स हो जाना, यानी लगातार मुंह में छाले बनते रहेंगे दोस्तों, घाव बनता रहेगा, और इसीलिए ऐसे पेशेंट दोस्तों साल्ट की क्रेविंग करते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में दोस्तों, साल्ट यानी नमक की उनको वो लगता है, तुक लगती है, लगातार नमक का उपयोग करने की वो वहां पर मांग करते हैं। और यही कारण है दोस्तों ऐसे तमाम केसेस में नौसिया और वॉमिटिंग, इरिटेबिलिटी या डिप्रेशन बहुत कॉमन रूप से आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा। यदि एडिसन डिसीज लंबे समय तक अनट्रीटेड रहती है, भाई आप गांव में चले जाओ तो गांव वाले बेचारे इतना पैसा होता नहीं है, गांव के डॉक्टर इतने सक्षम होते नहीं कि डायग्नोस कर ले, वो तो बस 2-4 बाटल लगा दी और 4 महीने बढ़ा दिया, और 2-4 बाटल लगा दी और 4 महीने बढ़ा दिया। तो इस कारण से वहां पर एडिसन डिसीज लंबे समय तक जब अनट्रीटेड रहती है तो ये एक एडिसन डिसीज क्राइसिस के रूप में बदल जाता है, और तब वहां पर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, यानी एक एडिसन डिसीजेस वहां पर क्राइसिस एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी होती है, जहां पर पेशेंट को शायद हम बचा भी पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे इसकी भी कोई गारंटी हमको देखने को नहीं मिलती है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर जो मेंटल स्टेटस होता है वो बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाता है, और मेंटल स्टेटस में चेंजेस होने के कारण कंफ्यूजन होता है, फियर होता है, रेस्टलेसनेस होता है, ये तमाम कंडीशन, कंफ्यूजन, डर लगना, फियर, रेस्टलेसनेस होना, नींद नहीं आएगी, ये तमाम कंडीशन मेंटल स्टेट चेंजेस के रूप में आपको देखने को मिलती है। इसीलिए दोस्तों लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यहाँ पर कॉमन रूप से देखने को मिलती है, यानी आप बिल्कुल अनकॉन्शियस जैसे रहते हैं, ना अनकॉन्शियस ना कॉन्शियस, बिल्कुल बीच में, यानी लॉस ऑफ अनकॉन्शियस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वहां पर देखने को मिलती है। इसी कारण से जब ये कंडीशन आती है तो इन्फ्लामेटरी फीवर हाई फीवर के रूप में वहां पर जनरेट हो जाता है, और हाई फीवर जब वहां पर होता है दोस्तों तो पेशेंट को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सडन पेन होता है, अचानक पेन होता है लोअर बैक साइड में, बेली में, लेग्स में, और जब एक अनट्रीटेड एडिसन डिसीज का क्राइसिस होता है दोस्तों तो सबसे बड़ी चीज, जब कहीं क्राइसिस मिल गया तो शॉक सबसे पहले आता है, और शॉक जब आता है पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पेशेंट की ज्यादातर कंडीशन में शॉक होकर हाइपोवॉल्यूमिक या कार्डियोजेनिक शॉक आता है, और इस कंडीशन में दोस्तों बहुत ही नेफ्रोजेनिक शॉक होता है, बहुत मुश्किल से पेशेंट बच पाता है, वो किस्मत वाला होता है जो बच जाता है दोस्तों। तो इसीलिए जब आप इन्वेस्टिगेशन का लेवल में लोगे तो मेडिकल हिस्ट्री आपको लेना है, फिजिकल एग्जामिनेशन लेना है, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोडियम और पोटेशियम लेवल को आपको वहां पर नोट करना है दोस्तों, इमेजिंग टेस्ट आपको वहां पर यूज करना है, हार्मोन लेवल आपको करवाना है, लो कार्टिकल लेवल के होने पर एडिसन डिसीज दोस्तों लो सीरम सोडियम लेवल वहां पर देखने को मिलता है, यानी सोडियम कम हो जाएगा, पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और एब्डोमेन की रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराने पर एक पूरी क्लियरेंस के साथ में आपको वहां पर शो हो जाता है। इसीलिए आप याद रखिए जब भी एडिसन डिसीज डेवलप होती है और इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट कराए जाते हैं, सोडियम का लेवल लो होता है, याद रखिएगा पोटेशियम का लेवल हाई होता है, और इस कंडीशन में भी H6C6L1BD6 में देने पर कंप्लीटली आप कंट्रोल कर सकते हो दोस्तों। जब प्रोटोकॉल की बारी आएगी तो एडिसन डिसीज के लेवल पर H6C1RE या C5RE का बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, अर्थात जनरल टॉनिक का D6 बनाए H6C1 या C5RE, जब अर्ली स्टेज में हो तो C1RE का प्रयोग कीजिए,
जब लेटर स्टेज में हो तो H6C5RE का प्रयोग कीजिए दोस्तों। और यहां पर जब आप H6C1 या C5RE का प्रयोग करेंगे, बहुत तेजी के साथ में हार्मोनल का इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, हार्मोन का स्टिमुलेशन मिलेगा। जब आप H6C1 C5RE दे रहे हैं, ये डायरेक्टली ब्रेन के लेवल पर, आपके हार्मोनल लेवल पर काम करेगा, स्टिमुलेशन करेगा, और वहां से स्टिमुलेशन आपको स्पेशली दोस्तों कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन का, CRH हार्मोन का, कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का वहां पर स्टिमुलेशन मिलेगा, और बहुत तेजी के साथ में दोस्तों एडिशन डिसीज के लेवल पर एड्रिनल ग्लैंड में हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। नेचुरल टॉनिक में जब C10-1,1-Y डालते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एडिशन डिसीज के लेवल पर, चूंकि लास्ट मेटाबॉलिक रेमेडी H6 होती है, तो ऐसी कंडीशन में जब किडनी का प्रॉपर काम नहीं होगा तो मेटाबॉलिक प्रोसेस और ज्यादा डिस्टर्ब होता है। इसीलिए C10-1,1-Y डालकर हमको सबसे पहले एब्डोमेन का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ाकर वहां से पूरा वॉश आउट करना है, ताकि यहाँ पर किडनी के लेवल पर ज्यादा लोड ना हो, फिल्ट्रेशन के लेवल पर दोस्तों। यहाँ पर गैंग्रीनॉल 2x में सेकेंड डायल्यूशन में जब 5-5 ड्रॉप आप दोगे तो जितना भी टूट फूट वहां पर डेवलप हो रहा है मैक्सिमम हीलिंग कैपेसिटी में आ जाएगा। और वो जब हीलिंग कैपेसिटी में आएगा तो आप REY को जब 5 से 7, 17, 18 नंबर पर अप्लाई करते हो, पूरी बॉडी में एनर्जी जागृत होगा। और जब पूरी बॉडी में एनर्जी जागृत होगा, मेजर जो ऑर्गन होते हैं, हार्ट, लंग्स, किडनी, ब्रेन, ये सारे स्टिमुलेट होते हैं। और सारे स्टिमुलेट होने के कारण फिर से एक कोशिश होती है कि हम फिर से कोऑर्डिनेशन बना लें। और ये कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए H6 का 10,000 सिंगल डोज आपको 15 डेज में 1 टाइम, यानी 1 मंथ में 2 टाइम्स आपको जब देना होगा। जब आप दोगे आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। एडिशन डिसीज का केस मेरे पास एक केस आया है, 6 मंथ चलाने के बाद आज तक अता पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि वो जिंदा है, आज भी जिंदा है। ठीक है, वो ट्रीटमेंट क्यों नहीं लिया उसने आगे, रिलीफ तो बहुत था उसको, लगभग 70 से 80% मैंने रिलीफ दे दिया था। उसके बाद में वो पेशेंट क्यों नहीं आया मुझे भी नहीं पता, थोड़ा सा दूर है हमारे यहाँ से, 75 किलोमीटर के दूर के आसपास आया था दोस्तों, जुलवानिया से, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों नहीं आया। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम होगी कहीं, लेकिन रिजल्ट है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों। आपके पास अगर इस प्रकार का एडिशन डिसीज का, क्योंकि बहुत रेयर डिसीज होती है, अगर आपके पास केस आता है, आप उसको ट्रीट करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, आप उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये था हमारा दोस्तों एक स्पेशल पूरा एडिशन डिसीज का। एसिड क्योर फार्मूला, इसको मैं एसिड बेस बैलेंस देने के पहले आपको समझाना चाहता हूं। आप देखते हो S2 को, याद है आपको, मैंने आपको S2 200B का प्रोटोकॉल पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, हाइपर एसिडिटी के लेवल पर। लेकिन अगर हम एसिड क्योर ड्रॉप को बनाए और कई चीजों को जो एसिड को पूरी बॉडी के लेवल पर देखें, तो एसिडिटी को कंट्रोल करने वाली 3 मेडिसिन डायरेक्टली मिलेगी आपको, S2, S10, WE। ये तीनों एसिड को कंट्रोल करती है, लेकिन बी को क्यों भूल जाए, बी फॉर ब्लड, बी फॉर बर्निंग, बी फॉर ब्लीडिंग, करेक्ट, बर्निंग। ठीक है, अगर हम H6 को भूल जाएंगे, तो बेंगलुरु वाले सेमिनार में सारे लोगों को बताया कि H6 क्यों काम कर रहा है एसिडिक के लेवल पर। ठीक है, और वर्टू का क्या इफेक्ट यहाँ पर नजर आएगा। ये 6 मेडिसिन का जब कॉम्बिनेशन बनाया मैंने, और अभी पिछले 6 से 7 महीने से दे रहा हूं, मैंने 3 प्रोटोकॉल एसिड केयर के बताए। एक में यहाँ पर H6 की जगह C3 बताया था, दूसरा जो प्रोटोकॉल बताया था H6 की जगह C6 बताया था, और ये जो तीसरा प्रोटोकॉल एसिड क्योर का मैं बता रहा हूं, यहाँ पर H2, S10, S6 बनाया है। और S6 के रिजल्ट मुझे अभी तक के दोनों फार्मूले से बहुत तेज आ रहा है। तो मैं जब भी प्रोटोकॉल सिलेक्ट करता हूं, मेरे प्रोटोकॉल्स के लेवल इतने स्ट्रांग होते हैं दोस्तों, जो क्रिटिकली हर प्रकार से प्रूवन होते हैं कहीं ना कहीं दोस्तों, वहां पर टेक्निकल्स है। और इस टेक्निकलिटी को प्रूव करने के लिए मैं आज आपको बता रहा हूं एसिड बेस बैलेंस, कैसे हम एसिड बेस बैलेंस बनाते हैं। आपको ये प्रोटोकॉल्स एक एक समझ में आ जाएंगे कि इनका यहाँ पर S2 का 5 ml क्यों लिया गया, S10 का 5 ml क्यों लिया गया, S6 का 6 ml क्यों लिया गया, वर्टू का 4 ml क्यों लिया गया, बी का 4 ml क्यों लिया गया, W का 6 ml क्यों लिया गया। ये सारी चीज आपको यहाँ पर समझ में आएगी और आप खुद इसको प्रूव करोगे दोस्तों। जब एसिड बेस बैलेंस की बात आती है, तो एसिड बेस बैलेंस हमारी बॉडी की होम्योस्टैसिस के लिए,
यानी हमारे बॉडी के हर एक्टिविटी को बैलेंस काम करने के लिए बहुत नेसेसरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लगभग सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के एसिड बेस स्टेटस के ऊपर वहां पर ये एक्टिविटी डिपेंड करती है दोस्तों। यानी हमारी बॉडी में जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, हम जितना चल रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे, तो वहां पर डेफिनेटली एसिड बेस के बीच में वहां पर स्टेटस डिपेंड करता है। आपको पता है ब्लड में आपको 80% बेस और 20% एसिडिक नजर आता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जब एसिड्स बॉडी में कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस होता है, लगातार अगर प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा दोस्तों, यानी अगर हमारी बॉडी में एसिड कॉन्स्टेंटली लगातार प्रोड्यूस हो रहा है तो एसिड प्रोडक्शन को बेसिस के प्रोडक्शन के द्वारा बैलेंस किया जाता है। यानी हमारी बॉडी का एसिड बेस स्टेटस मेंटेन तभी रहेगा जब जितना भी एसिड बन रहा है हमारी बॉडी में उसको बेसिस के माध्यम से उसको बैलेंस किया जाए। और यही कारण है, आप लोग उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं, जब किसी का गाल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है तो उसको क्यों कहा जाता है भाई कड़वी कड़वी चीजें आप खाओ, मेथी खाओ, पालक खाओ, करेले खाओ, क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि कड़वी चीजें सब बेसिक होती है और जितना एसिड कंटेंट बनेगा उसको न्यूट्रलाइज करने में बेस का बहुत बड़ा साधन आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए बॉडी का एसिड बेस स्टेटस वहां पर मेंटेन किया जाता है दोस्तों। यही कारण है दोस्तों, एक एसिड पोर्शन डोनर, एक एसिड पोर्शन डोनर यानी वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन को लिबरेट करता है, स्वतंत्र करता है, मुक्त करता है दोस्तों, इसीलिए वो डोनर कहलाता है। जबकि एक बेस जो होता है ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने का काम करता है वो बेस होता है। याद रखिएगा इस बात को, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एसिड प्रोटॉन जो होता है, ठीक है, एक एसिड कंटेंट का जो प्रोटॉन होता है वो डोनर होता है, अर्थात वो सब्सटेंसेस जो हाइड्रोजन आयन को लिबरेट करता है, स्वतंत्र करता है, मुक्त करता है दोस्तों। जबकि एक बेस प्रोटॉन होता है जो एक्सेप्टर होता है दोस्तों, यानी वो सब्सटेंसेस जो कि हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने का काम करता है, उसको एक्सेप्ट करता है। और यही कारण है दोस्तों एसिड और बेस की ये दोनों बातें आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसीलिए बॉडी में कंटिन्यूस एसिड के प्रोडक्शन के कारण फ्री हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट रहता है और फ्री हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन यदि हमेशा हाई रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी कारण से दोस्तों 7.4 पीएच के साथ या स्लाइटली कम या ज्यादा, थोड़ा सा कम या ज्यादा के साथ में हमारी बॉडी के लेवल पर ब्लड का पीएच मेंटेन होता है। याद रखिएगा 7.4 प्लस माइनस समथिंग, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वहां पर आपको देखने को मिलता है। इसीलिए जब आप हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हो दोस्तों पीएच के लेवल पर, तो आपको याद रखना है जब हाइड्रोजन आयन नैनो मिली पर लीटर के हिसाब से आप देखते हो तो 10,000 हुआ तो पीएच कितना होगा 5.0। जब आपका 1000 हुआ तो पीएच कितना होगा 6.0। जब 100 हुआ तो पीएच कितना होगा 7.0। जब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 हुआ तो 8.0 और 1 हुआ तो 9.0। तो इससे आपने क्या समझा? इससे ये समझा अगर आप एक हाइड्रोजन आयन है तो 9.0 यानी कि प्योरली एल्कलिटी डेवलप हो गई है। 8.0 10 हाइड्रोजन आयन है तो आप समझ लीजिए वहां पर आपको अभी भी एल्कलिटी है। लेकिन 7.0 हुआ 100 के दोस्तों तो धीरे धीरे ये एसिडिक मीडियम की तरफ जा रहा है। यानी हाइड्रोजन आयन और पीएच का बहुत बड़ा रोल आपको किडनी के यूरिनरी सिस्टम के माध्यम से देखने को मिलता है। इसीलिए आप याद रखो अगर आप धूप में जाते हो और धूप में जाने के बाद में आपकी बॉडी में स्वेटिंग ज्यादा हो जाती है, डिहाइड्रेटेड हो जाते हो और डिहाइड्रेटेड होने के कारण आप देखते हो आपकी बॉडी में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया। ज्यादा हो जाएगा तो पीएच क्या हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा और एसिडिक हो जाएगा तो आपको यूरिन में जलन होगी या नहीं होगी? आपको घबराहट होगी या नहीं होगी? आपको पूरे शरीर में फीवर जैसे कंटेंट आएंगे या नहीं आएंगे? ये इसी बात पर डिपेंड करता है दोस्तों। और यही कारण है जब आप इस प्रकार का दोस्तों इस प्रकार की कंडीशंस को आप देखना चाहते हो, मेंटेन करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लेवल को जानना पड़ेगा। यानी हाइड्रोजन आयन में केवल एक सिंगल प्रोटॉन, याद रखिएगा हाइड्रोजन आयन में केवल एक सिंगल प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है दोस्तों, जो किसी इलेक्ट्रॉन से एक स्मॉलेस्ट आयोनिक
पार्टिकल्स जैसा होता है दोस्तों। यानी किसी भी आप पर्टिकुलर आयन को देख लोगे दोस्तों तो एक स्मॉलेस्ट आयोनिक पार्टिकल होते हैं, यद्यपि अगर आप यहाँ पर देखने जाओगे ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसी कारण इसके कारण हाइड्रोजन प्लस बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिव पर सीवियर इफेक्ट शो करता है, और यही कारण है लो कॉन्सेंट्रेशन पर भी इसका सीवियर इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं नॉर्मल हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में 38 और 42 नैनोमिलीटर पर लीटर के बीच में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। यानी जब आप बॉडी के लेवल पर आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के लेवल को देखोगे तो वहां पर आपको 38 और 42 नैनो मिलीलीटर पर मिली पर लीटर के हिसाब से आपको वहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके बीच में आपको देखने को मिलता है। यानी पीएच एक अन्य टर्म होती है। पीएच क्या होती है? पीएच एक टर्म होती है जिसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो आजकल जनरली यूज की जाती है। इसीलिए दोस्तों हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की जगह आजकल आप डायरेक्टली इतना बड़ा वर्ड क्यों बोलोगे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, उसके जगह डायरेक्टली बोल देते हैं पीएच। ठीक है, यानी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। और इसीलिए दोस्तों इस पीएच स्केल को इसीलिए यूज किया जाता है उसके लार्ज नंबर की मैथमेटिकल हैंडलिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए इस पीएच लेवल को यूज किया जाता है। यदि आप यहां पर बहुत सारे क्वांटिटी को कैलकुलेट करोगे तो बहुत सारा कंडीशन आपको दोस्तों गड़बड़ नजर आता है। इसीलिए यहां पर हम लोग सीधी बात करते हैं कि पीएच जो होता है एक नॉर्मल स्केल दे दिया गया, एक मॉनिटरिंग दे दिया गया कि ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को दर्शाता है दोस्तों। इसीलिए जब एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का पीएच का वैल्यू आप देखोगे, नॉर्मल वैल्यू देखोगे उस 7.4 के समथिंग आपको देखने को मिलता है। यानी एक हेल्दी आदमी है, आप और हम जब हेल्दी कंडीशन में मेंटेन है दोस्तों, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का जो पीएच होता है 7.40 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। यानी 7.40 याद रखिएगा दोस्तों। इसीलिए 7.38 से 7.42 के बीच में वरीज हो सकता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। ये एसिड बेस के मेंटेनेंस का स्टेटस होम्योस्टेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि प्राय पीएच में स्लाइटली चेंज भी होगा तो वो 7.38 से वहां पर दोस्तों स्पेशल अगर आप देखोगे 7.38 से 7.42 से ऊपर होने पर बहुत सारी फिजियोलॉजिकल जो आपकी बॉडी में जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो रहे हैं उनके लिए सीरियस थ्रेट कॉज करता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहां पर सबसे स्पेशल इंपैक्ट ये होता है हमारी बॉडी में जो भी केमिकल प्रोसेसेस होती है, जो भी ऑर्गन का केमिकल फंक्शंस होता है, उसके लिए एक निश्चित रूप में पीएच का मेंटेनेंस जरूरी होता है। यानी आप जब सीमन को इंटरकोर्स के दौरान वेजाइना में छोड़ देते हो तो वेजाइना तो हाईली एसिडिक होता है, और ऐसी कंटेंट में जब वहां पर 6 पॉइंट समथिंग के आसपास जब वेजाइना का पीएच होता है दोस्तों, तो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं सीमन में जो इस पीएच को न्यूट्रल करने के लिए कोशिश करता है, और केवल आधे घंटे के आसपास वहां पर न्यूट्रल कर पाता है। और इसी न्यूट्रल करने के दौरान वहां पर सीमन अंदर की तरफ जाता है, अर्थात बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटी के लेवल पर ये एसिडिटी का जो कंटेंट होता है, जो एसिड कंटेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों। और इसी के कारण मैक्सिमम कंडीशन में एक्स्ट्रा सेल्यूलर का जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फूड है उसका नॉर्मल पीएच यहां पर मेंटेन रहता है। और अगर ये हो गया तो आप मान के चलिएगा आपने बॉडी के बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर दिया। यही कारण है कि जब आप किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट करते हो, जब आप किसी प्रकार से स्टोन का ट्रीटमेंट करते हो, जब आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करते हो, आप करते क्या हो? आप बॉडी के लेवल पर एसिड और एल्कलाइन के बेसिस को मेंटेन करके वहां पर ग्रोथ कराने की कोशिश करते हो, और वही ग्रोथ वहां पर नॉर्मल कंडीशन में होकर फिजिकल पूरा और फंक्शनल पूरा वहां पर एक बैलेंस यानी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। और यही हमारे टेबल प्रैक्टिस में हमें मास्टर बनाता है दोस्तों, एसिड का बैलेंस करने के लिए। दोस्तों कैसे करोगे भाई आप एसिड बेस बैलेंस को, कैसे डिटर्मिनेशन करोगे और कैसे डिटर्मिनेशन करके इसको बैलेंस करोगे, कैसे प्रूव करोगे कि H6C6L1B का रूल यहां पर नजर आ रहा है आपको दोस्तों। जब डायरेक्ट मेथड के द्वारा आप एसिड बेस का बैलेंस का डिटर्मिनेशन करोगे आपको क्लियरली समझ में आएगा दोस्तों। डायरेक्ट मेथड के द्वारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में एसिड बेस स्टेट को मतलब उसको डिटर्मिनेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है दोस्तों।
इसमें, इसीलिए एक इनडायरेक्ट मेथड को फॉलो कराता है दोस्तों। यहाँ पर डायरेक्ट मेथड के साथ में एक इनडायरेक्ट मेथड को पीछे से फॉलो किया जाता है दोस्तों। हेंडरसन हेजलबाल्च इक्वेशन के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। इसमें एक फ्लूइड का पीएच डिटर्मिनेशन किया जाता है, जिसमें बाइकार्बोनेट आयन यानी HCO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन और कार्बन डाइऑक्साइड जो इस फ्लूइड में डिसॉल्व होता है उसको मेजर कर लिया जाता है, पहले से मेजर कर लिया जाता है। यानी बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का मेजरमेंट यहाँ पर पहले से मेजर कर लिया गया दोस्तों। और जब यहाँ पर पीएच को कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो पीएच बराबर पीके प्लस लॉग, ठीक है, HCO3 माइनस CO2, बाइकार्बोनेट ऑब्लिक भाग देंगे हम CO2 का। तो यहां पर जब पीके को देखेंगे हम दोस्तों, तो पीके वहां पर 6.1 के पीएच के साथ कांस्टेंट होता है। हर व्यक्ति में 6.1 का जो पीएच होता है वो कांस्टेंट होता है, और इसीलिए 6.1 प्लस लॉग इज इक्वल टू HCO3 ऑब्लिक CO2। और इसीलिए जब आप यहां पर देखते हो दोस्तों, तो एक आपको इतना कैलकुलेट नहीं करना है, मैं आपको कुछ चीज छूटे नहीं इसलिए बता रहा हूं। एक पीएच मीटर होता है, ठीक है, आप देखते हो एक पीएच मीटर होता है जो इसी के संबंध में प्लाज्मा के पीएच को डिटर्मिनेशन करने का काम करता है, और इसी डिटर्मिनेशन के उपयोग के द्वारा हम इस इंस्ट्रूमेंट को पीएच मीटर के नाम से जानते हैं। इसीलिए आप डायरेक्टली उस पीएच मीटर के नाम से आप देख लो, यूरिनरी स्ट्रीक आती है, ठीक है, वो पीएच को दर्शाती है कि एसिडिक है कि अल्कलाइन है, ठीक है, वो उसको आप यूरिन में डिप कर दो आपको बता लेगा, किसी भी सॉल्यूशन में डिप कर दो वो आपको बता देगी कि ये एसिडिक कंटेंट है या अल्कलाइन कंटेंट है। तो दोस्तों यहां पर हमें इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली जानना है दोस्तों, पीएच भी अल्टरनेट होता रहता है, और जब पीएच अल्टरनेट होगा जिसके कारण या तो हमारी बॉडी में एसिडोसिस होगी या फिर एल्कलोसिस होगा। और यही चीज समझने के लिए इतना डिटेल मैंने आपको बताया। अगर एसिड कंटेंट बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, एसिडोसिस होगा। यदि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, एल्कलोसिस होगा। अर्थात यहां पर आरटीएल ब्लड का पीएच एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है दोस्तों, अर्थात हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट के बैलेंस को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। यानी HCO3 CO2 जोड़ेंगे तो H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बनेगा, कार्बोनिक एसिड फिर CO2 H2O में टूट जाएगा। ये प्रोसेस लगातार यहां से चेंज हुई, वहां फिर से कार्बोनिक एसिड बन गया, फिर थोड़े समय के बाद में वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड पानी में टूट गया, हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर दिया। ये पूरी प्रोसेस वहां पर चलती रहेगी, और इन्हीं के द्वारा हमारी पूरी बॉडी में एसिडोसिस और एल्कोलोसिस की जो पूरी प्रोसेस होती है उसको बैलेंस किया जाता है दोस्तों। इसीलिए जब आप किसी की एसिडिटी को कंट्रोल कर रहे हो, एसिड लेवल को कंट्रोल कर रहे हो, तो एसिड बेस बैलेंस के रेगुलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी कैसे एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करने का काम कर रही है, ठीक है। अगर आपको ये पता लग गया, आपके पास फिर इतने बड़े बड़े हथियार हैं दोस्तों, इतने बड़े बड़े शस्त्र हैं आपके पास कि आप तो ऑर्गन्स के लेवल पर किस ऑर्गन की वजह से एसिडोसिस डेवलप हो रहा है, किस ऑर्गन की वजह से एल्कलोसिस डेवलप हो रहा है, उस ऑर्गन के मेडिसिन एड करके मेडिसिन दे दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। इसीलिए आपको टेबल प्रैक्टिस में इस प्रोटोकॉल का बहुत महत्वपूर्ण आपको निर्णय लेना पड़ता है कि आपको कौन सी मेडिसिन यहाँ देना है, कौन सी नहीं देना। तो आपको पता चलना चाहिए दोस्तों कि बॉडी एसिडोसिस के कांस्टेंट थ्रेड के अंडर में होता है दोस्तों। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारी बॉडी में डेली केमिकल प्रोसेसेस होती है, और उन केमिकल प्रोसेसेस के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसिड्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते रहते हैं, और ये एसिड्स मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में प्रोड्यूस होते हैं। इसीलिए लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड का प्रोडक्शन हमारे बॉडी में होता है, और यही कारण है दोस्तों जब हमें इनके बारे में जानना है कि चलो ठीक है एसिड लार्ज क्वांटिटी में हो रहा है, तो एसिड कौन सी प्रकृति का है, तब हम जानते हैं दोस्तों कि एसिड जनरली दो प्रकार के बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में दो प्रकार के, एक होता है वोलेटाइल एसिड और एक होता है नॉन वोलेटाइल एसिड। ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल एसिड ही आपकी पूरी बॉडी में एसिडिटी को जन्म करते हैं, डेवलप करते हैं। अगर आपने इनको बैलेंस करना सीख लिया, मतलब आपने सब सीख लिया। अभी प्रोटोकॉल को समझते जाइएगा दोस्तों। जब आप वोलेटाइल एसिड की बात करेंगे तो वोलेटाइल एसिड
कार्बन डाइऑक्साइड से डेराइव्ड होता है दोस्तों। जब आप टेबल प्रैक्टिस में देख रहे हो तो जो वोलेटाइल एसिड की बात कर रहे हो, ये वोलेटाइल एसिड कार्बन डाइऑक्साइड से वहां पर डेराइव्ड होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहां बनती है दोस्तों, आपको पता है, सबको पता है आपको कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का मेटाबॉलिज्म होगा, उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है दोस्तों। और ये कार्बन डाइऑक्साइड एक थ्रेट नहीं होती है, क्योंकि ये हमेशा टोटली लंग्स के द्वारा एक्सपायर्ड एयर के माध्यम से रिमूव कर दी जाती है हमारी बॉडी से। याद रखिएगा इस चीज को। यानी यहां पर आप देखिए एसिडिटी के लेवल पर वहां पर लंग्स का भी बहुत बड़ा रोल आपको नजर आ रहा है। यानी लंग्स के माध्यम से भी आप अगर देखोगे तो वहां पर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रही है कार्बोहाइड्रेट लिपिड के मेटाबॉलिज्म के दौरान, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एक थ्रेट नहीं होती, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमेशा टोटली लंग्स के द्वारा एक्सपायर्ड एयर के माध्यम से उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर वोलेटाइल ऑयल के एसिड के लेवल पर हमें ये जरा भी हमको संदेह नहीं करना है कि वहां जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो हमारे लिए नुकसानदायक होगी। वो तो ऑटोमेटिक लंग्स के माध्यम से उसको बाहर निकाल दिया जाता है दोस्तों। जब भी हमारा ब्लड उस कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी से लेकर लंग्स में जाता है, इंस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन अंदर ले ली जाती है और एक्सपायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर दी जाती है। अगर लंग्स में कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे अस्थमेटिक अटैक हो गया, ठीक है, ब्रोंकाइटिस हो गया, इम्पाइसमा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, न्यूमोनिया हो गया, इन कंडीशन में आपका डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड का लोड वहां पर डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए देखिए अस्थमेटिक अटैक आता है तो कैसा सफोकेशन होता है, ऐसा लगता है कि अभी 10 मिनट में निकल जाएगा, लेकिन ऐसे पेशेंट सालों साल जिंदा रहते हैं दोस्तों, सालों साल जिंदा रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, उनको केवल सफोकेशन होता है, डिस्निया होता है दोस्तों। लेकिन जब बार बार लंबे समय तक ये प्रोसेस होती है, कार्डियक अरेस्ट होता है और कार्डियक अरेस्ट के बाद में पेशेंट की डेथ होते हुए देखा गया दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा वोलेटाइल एसिड जब आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट लिपिड के मेटाबॉलिज्म के दौरान वहां बन रहा है, इसमें इतना ज्यादा थ्रेट नहीं होता। लेकिन जो नॉन वोलेटाइल एसिड होते हैं ना दोस्तों, इनके बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए। जितने नॉन वोलेटाइल एसिड होते हैं उनका प्रोडक्शन अन्य न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस जैसे कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस होता है। याद रखिएगा वहां हमने कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की बात करी तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब अन्य न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस जैसे प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के दौरान जो प्रोड्यूस होता है, ये एसिड रियल थ्रेट क्रिएट करते हैं दोस्तों, जो बॉडी के एसिड बेस स्टेटस के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। इसीलिए जब भी कोई प्रोटीन डाइट लेता है, आप देखो जितने भी जो जिम वाले होते हैं ये स्पेशल क्रिएटिनिन खिलाते हैं, ये स्पेशल वे प्रोटीन खिलाते हैं दोस्तों, ये बहुत डेंजरस हो जाता है, कभी कभी सीधा किडनी फेलियर को काज करता है। इसीलिए एग्जाम्पल के लिए सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर के मेटाबॉलिज्म के दौरान जब प्रोड्यूस होता है दोस्तों, जिसमें एमिनो एसिड जैसे कि सिस्टीन, मेथियोनिन कंटेंट रहते हैं, और ये सिस्टीन और मेथियोनिन जब वहां पर आएंगे दोस्तों तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन को मेटाबॉलिज्म के दौरान ये ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता रहता है सल्फ्यूरिक एसिड। और इसीलिए दोस्तों फॉर्चुनेटली बॉडी हमें बेस्ट रेगुलेटरी मैकेनिज्म को प्रोवाइड करता है, ताकि इस प्रकार के जितने भी एसिड हो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, चाहे लाइसिन हो, आर्जिनिन हो, हिस्टीन हो, इनके जो मेटाबॉलिज्म के कारण वहां पर जब भी सल्फ्यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है, सल्फर के मेटाबॉलिज्म के कारण सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, इन तमाम प्रकार के डेंजरस एसिड्स को भी हमारी बॉडी उसको रेगुलेटरी मैकेनिज्म को प्रोवाइड करके उसको न्यूट्रल करती रहती है दोस्तों। इसीलिए एसिड जो प्रोडक्शन होते हैं उसके नुकसान को प्रिवेंट किया जा सके। और यही कारण है दोस्तों एसिड बेस का जो बैलेंस होता है एक अकेले की बात नहीं होती है, इसमें कई फैक्टर होते हैं। अभी आपने लंग्स का देखा तो S2 का जो म्यूकस मेम्ब्रेन के लेवल पर रोल है आपने देखा हुआ है, लंग्स पे भी है दोस्तों। एस्टेन का रोल आपने देखा एंटी इन्फेक्शियस के लेवल पर, वहां पर लंग्स के लेवल पर भी है, ठीक है। ये एस्टेन जो होता है S2 के साथ मिलकर जितने भी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है उन तमाम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक लेवल पर काम करके दोस्तों उसके बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। इसीलिए इसका स्पेशल इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एसिड के लेवल पर। जब आप S6 की बात करते हो दोस्तों तो S6 क्या करता है,
इसी एसिडोसिस के प्रोसेस को, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। अगर आपने इसके साथ बी और डब्ल्यू दे दिया, सोने पे सुहागा हो गया। आप देखेंगे तमाम एक्टिविटी को कंट्रोल कर दिया जाता है। और वर्टू स्पेशली सारा मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में वर्टू का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली न्यूरोलॉजिकल लेवल पर काम करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लेवल पर काम करता है। जितना भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में कलेक्ट हो रहा है उनको बाहर निकालने के लिए काम करता है, इसलिए इसका स्पेशल इंपैक्ट हमको देखने को मिलता है। इसीलिए यह फार्मूला प्रिपेयर किया गया है। अगली बार इसमें मैं P1 मिलाऊंगा, जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तब तक उसको यूज करता रहूंगा। अभी मैंने इसमें P1 नहीं मिलाया, लेकिन अगली बार जरूर मिला के देखूंगा कि P1 मिलाने से ऑक्सीजन की सप्लाई जब ज्यादा क्वांटिटी में होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी जल्दी बॉडी से वहां पर बाहर निकलता है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूं। पहले इस फार्मूले को प्रूव कर रहा हूं। मैंने 215 लोगों को दिया है और 193 लोगों को मुझे विद इन 15 डेज फीडबैक आया है दोस्तों, और बाकी के 10 से 12 लोगों को मुझे दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगा। तो टाइम नहीं, मुझे 200 में से नहीं, कम से कम 195 लोग चाहिए, जब जाकर मैं इस फार्मूले को आगे बढ़ाऊंगा दोस्तों। तो ये छोटी छोटी टिप्स है जो मैंने आपको दी दोस्तों। दूसरी बात, जब हमारी बॉडी की बात की जाती है तो हमारी बॉडी में आपने देखा एक डायरेक्ट किसी भी आर्टरी या वेन के माध्यम से एक ऑर्गन को सप्लाई होती है, ठीक है। अगर मान लो वो मेन ऑर्गन में प्रॉब्लम हो गई तो उसकी कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है, यानी कोरिलेशन, ठीक है। वहां पर एनास्टोमोसिस होता है। एनास्टोमोसिस मतलब ये मेन आर्टरीज है, इस ऑर्गन में मिल गई तो मेन ऑर्गन के रूप में दोनों तरफ से उसको आगे पीछे ऊपर नीचे के लेवल पर ब्लड सप्लाई मिल जाती है। इसी प्रकार से हमारी बॉडी में भी इसी एसिड मैकेनिज्म को बैलेंस करने के लिए एक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होता है, और ये कंपेंसेटरी मैकेनिज्म ही आप देखा जाए तो सबसे बड़ा मैकेनिज्म का सपोर्ट होता है जो एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। आपको इस चीज को समझना है दोस्तों। जब कभी भी बॉडी में पीएच में चेंज आता है दोस्तों, नॉर्मल रेंज के परे होता है और कुछ कंपनसेटरी चेंजेस वहां पर हमारी बॉडी में उत्पन्न हो जाते हैं। यानी बॉडी में इस प्रकार के जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म जब चेंज होते हैं तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि पीएच को पुनः नॉर्मल लेवल पर लाया जा सके, इसीलिए इस प्रकार के चेंजेस होते हैं। तो क्या आप और हम मिलकर इस प्रकार के चेंजेस नहीं प्रोवाइड करा सकते दोस्तों? अगर करा सकते हैं तो सीखिएगा आप दोस्तों। बॉडी में 3 डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं जो एसिड बेस बैलेंस को या एसिड बेस स्टेटस को रेगुलेट कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए हमें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगर आपने ब्लड ढंग से पढ़ा है तो आपको मैंने बताया था ब्लड में बफर सिस्टम होता है, याद है आपको दोस्तों? एसिड बेस बफर सिस्टम जो कि फ्री हाइड्रोजन आयन से बाइंड हो जाता है। जितना भी फ्री हाइड्रोजन आयन है उसको बाइंड कर लेगा और बाइंड करके बफर कर देगा, यानी ना आगे ना पीछे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव कोई रोल होने नहीं देगा, न्यूट्रल कर देगा। और जब न्यूट्रल होगा तो ऑटोमेटिक हाइड्रोजन आयन नीचे की तरफ चला जाएगा, पीएच आपका न्यूट्रल होके या एल्कलिटी की तरफ कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों दूसरा होता है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करने का काम करता है। जितनी क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से बाहर होगी उतनी क्वांटिटी में आपकी बॉडी में दोस्तों स्पेशली रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांगली काम करेगा दोस्तों। इसीलिए आपको, अगर आपको देखने में आया हो कई लोगों का, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती, और जब ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है तो आप देखेंगे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, वेस्ट मटेरियल बढ़ जाएगा, और वेस्ट मटेरियल बढ़ जाएगा तो आपकी पूरी बॉडी में नीलापन बढ़ जाता है, ठीक है। पूरी बॉडी में नीलापन बढ़ जाता है, नीलापन बढ़ जाएगा। कई बार आपको टंग पे देखने को मिलेगा नीलापन हो गया, ठीक है। कई बार आपको आंखों के नीचे देखने मिलेगा नीलापन हो गया। तो ऐसी तमाम कंडीशन में रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म कम होता है। आप P1 ऐड कर दीजिएगा, और P1 ऐड करने के बाद में आप देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, क्योंकि P1 पूरी बॉडी के सेल के लेवल पर बहुत तेजी के साथ में वहां पर ऑक्सीजन लेवल को पहुंचाएगा, उतनी ही तेजी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक लेकर जाएगा। और यही कारण है मैं आगे P1 को ऐड करने वाला हूं दोस्तों। तीसरा होता है रीनल मैकेनिज्म। अब रीनल मैकेनिज्म क्या करता है दोस्तों? रीनल मैकेनिज्म जो कि हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट करने का काम करता है और बेसिस को
कंजर्व करने का काम करता है दोस्तों। यानी बाइकार्बोनेट को रख लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट कर देगा। और यही कारण है दोस्तों, बाइकार्बोनेट को कंजर्व करने से आपको पता है एल्किलिटी बनती है। क्यों? आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था, बाइल जूस, पैनकेटिक जूस में सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी पाई जाती है? इसी बाइकार्बोनेट की। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट को रखना और हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाल लेना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होता है जो हमारी पूरी बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। इन्हीं तीन मैकेनिज्म में एसिड बफर सिस्टम जो होता है सबसे फास्ट काम करने का काम करता है और ये पीएच को विद इन सेकंड के अंदर एडजस्ट कर देता है दोस्तों। अब आप सोच लीजिएगा, विद इन सेकंड के अंदर एसिड बेस बैलेंस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और यही कारण है दोस्तों, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म से मिनट्स में ही ये पूरा परफॉर्म हो जाता है दोस्तों, जबकि रीनल मैकेनिज्म स्लो होता है, धीरे धीरे काम करता है और उसमें कुछ घंटे से कुछ डे लगते हैं, लेकिन एक बार जब काम होता है, कहा जाता है ना, नियम है, कहावत है, अगर आप जल्दी के खाने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो आप मान के चलिएगा वहां पर आपको बफर सिस्टम के लेवल पर देखना पड़ेगा। आप बीच में खाते हैं, यानी आप धीरे खा रहे हैं, लेकिन आधा खाया और आपको किसी ने बुला लिया, नहीं चलना पड़ेगा, गाड़ी निकल जाएगी, आप छोड़ के चले जाते हो, वो काम आपको दोस्तों रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म के माध्यम से कुछ मिनट में देखने को मिलता है। लेकिन किडनी का काम ऐसा होता है, धीरे धीरे खाओ। कछुआ और खरगोश की कहानी सुनिए ना आपने, धीरे धीरे खाओ लेकिन परमानेंट करो। इसीलिए मैंने S6 का उपयोग यहाँ पर किया है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, जब धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा, मैंने C6 का भी लेवल यहाँ पर लेकर देखा, उससे भी मुझे बहुत जेन्युइन रिजल्ट मिले। लेकिन जब मैंने बहुत सारे कारण देखे तो मैंने देखा यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस तो हो नहीं रहे, कि C6 का उपयोग मैंने क्यों कर लिया भाई, मैं S6 का प्रयोग करके देखूं ना। तब मैंने S6 को यहाँ पर फिजियोलॉजिकली देखा, मेरा दिमाग खराब हो गया कि मैं कितनी जल्दी S6 के लेवल से रिजल्ट ले सकता था, मैंने C6 क्यों लिया। इसलिए मैंने C6 को वहां परिवर्तित करके S6 का उपयोग किया और S6 का प्रोटोकॉल का रिजल्ट अभी एसिड क्योर के फार्मूले के माध्यम से आपको प्रूव करने के लिए दे रहा हूं। मैं तो कर ही रहा हूं, आपके और मेरे हाथ मिल जाएंगे तो 1000 हाथ हो जाएंगे दोस्तों। आप ट्राई कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यद्यपि रीनल मैकेनिज्म बहुत ही पावरफुल मैकेनिज्म होता है इन तीनों में से, इसीलिए दोस्तों अन्य दो मैकेनिज्म जो कि बॉडी फ्लूइड में एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं, उनकी तुलना में किडनी का जो मैकेनिज्म होता है बहुत हार्ड और स्ट्रांग होता है। स्लो जरूर कर रहा है, लेकिन बफर सिस्टम से और रेस्पिरेटरी सिस्टम से 3 गुना ज्यादा वर्क आपको किडनी के सिस्टम का देखने को मिलेगा दोस्तों। इसीलिए एसिड बेस बैलेंस का जो रेगुलेशन करना है, अगर आप किडनी के माध्यम से करते हो दोस्तों, बहुत ही 100% परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। सॉलिड रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों। इसीलिए ये कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए कि हम किस लेवल पर काम कर रहे हैं और कितनी तेजी से कितने दिनों में ये पूरी प्रोसेस करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, जब बफर सिस्टम एसिड बेस, जब वहां पर एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करता है दोस्तों, या बफर सिस्टम उसको कैसे कंट्रोल करता है, तो आपको मैं वो भी बताने वाला हूं दोस्तों। एक एसिड बेस बफर सिस्टम एक कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। क्या कॉम्बिनेशन होता है? एक वीक एसिड का, यानी वहां पर जो प्रोटोनेटेड सब्सटेंसेस होता है, जिसमें प्रोटोन होता है, प्रोटोनेटेड सब्सटेंसेस होते हैं, वो एक वीक एसिड होता है जो प्रोटोनेटेड सब्सटेंसेस होता है, और साथ में एक बेस होता है दोस्तों। ठीक है, एक बेस जो साल्ट के रूप में होता है, जो कि वहां पर अब प्रोटोनेटेड सब्सटेंसेस होता है दोस्तों। यानी वहां पर प्रोटोनेटेड जो सब्सटेंसेस होते हैं, उनके बीच में एक अप कैटेगरी का वहां पर प्रोटोन होता है। यानी ये जो कंटेंट होते हैं, इसमें वीक एसिड भी होता है और एक बेस यानी साल्ट भी होता है दोस्तों। और ये बफर सिस्टम वो होता है जो इमीडिएटली एक्ट करके दोस्तों पीएच में होने वाले, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन में होने वाले चेंजेस को प्रिवेंट करने का काम करता है। यानी बफर सिस्टम दोस्तों फ्री हाइड्रोजन आयन के साथ में बाइंडिंग के द्वारा पीएच को मेंटेनेंस करने का काम करता है दोस्तों। ठीक है, यहां पर जितना फ्री हाइड्रोजन आयन होगा उसके साथ ये बफर सिस्टम उसको बाइंड कर लेगा, और बाइंड कर लेगा तो देखिए पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। इसीलिए दोस्तों जब आप बफर सिस्टम के टाइप्स को देखोगे ना, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हमें टेबल प्रैक्टिस में क्या करना है, और हम टेबल प्रैक्टिस में कैसे इस बफर सिस्टम के उपयोग से दोस्तों किसी भी प्रकार के
एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों। तो बॉडी फ्लूइड के टोटल 3 प्रकार के बफर सिस्टम होते हैं दोस्तों, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक्ट करते हैं। बस आपको डायग्नोसिस करते आना चाहिए इन बफर सिस्टम में से किसको आपको स्टिमुलेट करना है दोस्तों। 3 होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट 3 होते हैं। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम जो सबसे स्ट्रांग होता है दोस्तों एल्कलिटी को डेवलप करने में। दूसरा होता है फॉस्फेट बफर सिस्टम और तीसरा होता है प्रोटीन बफर सिस्टम। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, फॉस्फेट बफर सिस्टम और प्रोटीन बफर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, बाइकार्बोनेट जब बफर सिस्टम को आप देखोगे तो बाइकार्बोनेट जो बफर सिस्टम होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है और ये प्रोटोनेटेड सब्सटेंसेस का ही बना होता है। ठीक है, अगर प्रोटोनेटेड सब्सटेंसेस का बना होगा दोस्तों तो आपको क्लियरली यहां पर इंडिकेटर होता है। H2CO3 के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर जो कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3 के नाम से जाना जाता है, जो कि एक वीक एसिड होता है, और अनप्रोटोनेटेड सब्सटेंसेस जो कि यहां पर जब इसको देखा जाएगा HCO3 माइनस प्लस H प्लस, एक H आयन प्रोटोनेटेड यहां पर अलग हो गया, यानी कार्बोनिक एसिड एक बहुत वीक एसिड होता है, कभी भी टूट जाता है। और यही फार्मूला आपको पूरी बॉडी के लेवल पर नजर आता है। ये बाइकार्बोनेट में टूट गया और हाइड्रोजन आयन में टूट गया दोस्तों, जो कि एक वीक बेस होता है। ठीक है, ये एक वीक बेस हुआ और ये यहाँ पर प्रोटोनेटेड आयन हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर HCO3 साल्ट के फॉर्म में, ठीक है, साल्ट के फॉर्म में होता है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो होगा ये जनरली सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में हमारी बॉडी में लगातार मूवमेंट करता रहता है दोस्तों। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होगा, ये एक बेस होता है। तो यहां पर ये एक एसिड हुआ, लेकिन जब ये एसिड एक कंटेंट से, एक साल्ट से जुड़ गया, सोडियम से जुड़ गया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया और इस साल्ट के रूप में कंटिन्यू हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है दोस्तों। ये जो मैकेनिज्म होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के एसिड और बेस बैलेंस को बनाने के लिए दोस्तों। इसीलिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम का आप देखोगे आपको बहुत क्लियरली नजर आएगा दोस्तों, बहुत क्लियरली टेबल प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलता है। अगर आपको नजर आ रहा है कि यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट आपकी बॉडी में लगातार प्रेजेंट है, ठीक है, अगर आप यहां पर इसके साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जोड़ दो, ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां से आ रहा है आपको बता रहा हूं। एसिड जब बढ़ेगा बॉडी में, ठीक है, तो वो कंटेंट में आपको बता रहा हूं, तब क्या होगा, यहां पर देख लो आप, हाइड्रोजन यानी कार्बोनिक एसिड फिर से बन गया और सोडियम क्लोराइड यानी नमक बन गया दोस्तों। ठीक है, अब जब इसको तोड़ा जाएगा H2O में टूट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा और ये आसानी के साथ पानी पूरी बॉडी में सप्लाई कर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर दिया जाएगा, यानी एसिड कंटेंट को इस पूरे मैकेनिज्म के माध्यम से आपकी बॉडी में रेगुलेट किया जाता है। लेकिन कैसे दोस्तों, लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो। बाइकार्बोनेट जो बफर सिस्टम होता है फ्लूइड में पीएच के फाल के जो पीएच का फाल होता है उसको प्रिवेंट करने का काम करता है, जिसके कारण दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, यहां पर ऐड किया जाता है। यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपने ऐड किया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है दोस्तों, ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आपने ऐड किया तो किसी फ्लूइड में मिक्स जब किया जाता है, फ्लूइड का पीएच जो होता है तेजी से डिक्रीज हो जाता है और जब तेजी से डिक्रीज होगा तो हाईली एसिडिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन में डिसोसिएटेड हो जाता है, अलग हो जाता है दोस्तों, इसीलिए बहुत तेजी के साथ हाईली एसिडिक कंटेंट में कन्वर्ट हो जाता है। किंतु यदि यहां पर बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम मौजूद है, सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद है, इस फ्लूइड में जब एडिट किया जाएगा दोस्तों तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो यहाँ पर पीएच जो होता है दोस्तों ज्यादा अल्टर नहीं होता है, यहाँ पर पीएच ज्यादा अल्टर नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से डिसोसिएटेड होगा तो हाइड्रोजन आयन सोडियम बाइकार्बोनेट को HCO3 के साथ कंबाइंड हो जाएगा और एक वीक कार्बोनिक एसिड अर्थात H2CO3 को बना देगा दोस्तों।
और ये H2CO3 आगे जाकर फिर से डिसोसिएटेड होकर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और इसी प्रकार से दोस्तों पूरा बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम भी एक फ्लूइड में पीएच के इंक्रीज को प्रिवेंट करने का काम करता है, और जो एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है दोस्तों, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये अगर मान लो आपने यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर दिया तो क्या होगा दोस्तों, अगर आपने सोडियम NaOH को ऐड कर दिया तो क्या होगा दोस्तों, नॉर्मली जब एक बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा दोस्तों, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, ये बेस हो गया दोस्तों। ठीक है, ये बेस बन गया, और जब ये बेस बन गया तब क्या होगा दोस्तों, नॉर्मली जब एक बेस को सोडियम हाइड्रोक्साइड को फ्लूइड में ऐड किया जाएगा, पीएच क्या होगा दोस्तों, पीएच इंक्रीज हो जाएगा। ये बाइकार्बोनेट के एडिंग के द्वारा प्रिवेंटेड होता है, जो हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट में डिसोसिएटेड होता है। यानी हाइड्रोक्सिकल ग्रुप जो होता है OH, यहाँ पर सोडियम OH है, यानी हाइड्रोक्सिकल जो ग्रुप होता है दोस्तों, ये हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइंड होता है, और हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइंड होकर सिंपल सी बात है वाटर बना देता है, पानी बना देता है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, सोडियम और बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट को फिर से फॉर्म करता है दोस्तों। सोडियम बाइकार्बोनेट फिर वही वीक एसिड होता है, वीक बेस होता है, और ये स्ट्रॉन्ग NaOH के द्वारा पीएच में इंक्रीज को प्रिवेंट करता है, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट एक वेरी वीक बेस होता है, बहुत ही वीक बेस होता है, और इसके हाइड्रोजन से एसोसिएटेड जो एसोसिएशन होता है बहुत पुअर होता है, इसीलिए फ्लूइड में पीएच में राइज बहुत माइल्ड होता है। और बहुत माइल्ड होगा तो यही मैकेनिज्म, यानी यहां पर अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इसके साथ में आ गया तो ये दोनों आपस मिलकर पानी बना देगा, ये सोडियम बना देगा। ठीक है, फिर ये सोडियम वहां पर H2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बना देगा दोस्तों, और सोडियम बाइकार्बोनेट फिर वहां पर सोडियम और क्लोराइड बना देगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना देगा। अर्थात ये पूरा मैकेनिज्म हमारी बॉडी में एसिड और बेस बैलेंस के बफर सिस्टम के रूप में कंटिन्यू होता रहता है। और यही मैकेनिज्म दोस्तों, हमारा एसिड कंटेंट ज्यादा हुआ तो बेस कंटेंट उसको प्रेशराइज करके बैलेंस कर देगा, यदि बेस कंटेंट ज्यादा हुआ एसिड कंटेंट को वहां पर ऐड कर दिया जाएगा, जैसे मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बताया ऐड हुआ तो कैसे एसिडिटी बढ़ गई, अगर बेसिक कंटेंट ऐड हुआ तो कैसे एल्किलिटी बढ़ गई दोस्तों। तो ये पूरा मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया, ये आज हम यही रखते हैं दोस्तों। तो ये मैंने आपको पहला मैकेनिज्म बताया बाइकार्बोनेट का, अभी बाकी है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा दोस्तों। सर वेरी नाइस सर, वेरी नाइस सर। सर तभी तो सोडा वाटर पीते हैं लोग शाम के टाइम, इसको बैलेंस कर ले। बिल्कुल करेक्ट, वही उनका है ना, भाभी जी की कहावत है ना, सही पकड़े आप। वेरी गुड क्लास जी, थैंक यू सर ग्रेवाल सर। वेरी नाइस क्लास जी प्रतिमा मैडम, थैंक यू सर, बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी। सर एसिड क्योर फॉर्मूला फिर ड्रॉप में चलाना है ना? बिल्कुल आपको ड्रॉप में चलाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहे हैं, आप लोग प्रूव करके बताइए। सर D5 में चलाना है सर इसको, D5 या D6 में? सर नेगेटिव में चलाएंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आ रहा है सर। जी सर आफ्टर नहीं चलाना है, जी पिल्स में नहीं दे सकते सर? मतलब समझ में दे सकते हैं ना, बिल्कुल दे सकते हैं आप। तो सर पुराने वाले कैंसिल करें, रिजल्ट आता है सर। सर पुराने वाले को नहीं देना है अब? सर पुराने वाले के भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, कंटिन्यू रखो, लेकिन जब तक विनोद सर हम अपडेट नहीं करते जाएंगे हमारा बहुत सारा साइंस पीछे रह जाएगा सर। बट सर आपने बताया ना कि स्ट्रक्चर तो कहीं डैमेज हो ही नहीं रहा, तो फिर उसको यूज करने से साइंस क्या रहा? बिल्कुल सही बात है ना, लेकिन उस समय ये समझ नहीं थी ना, अब समझ आ गई है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सर। थैंक यू मनीष सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट। ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू।